हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सभी वीडियोस को देख रखा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने 7 पार्ट करा चुका है और ये हम लोग का आज 8वां पार्ट और आखिरी पार्ट है। क्योंकि 200 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना था पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड, तो ये हम लोग का आज आखिरी पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल थे जैसा कि आप डिमांड करते थे, वो सब कुछ हमने करा रखा है। इस वीडियो के अलावा बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। मैं आपको बता दूं कि सौर ऊर्जा वह मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करती है। पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और यह ऊर्जा भोजन श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम होगा। यानी घटते उत्पादकता सबसे ज्यादा किसमें होगा, उससे कम किसमें उत्पादक होते हैं। तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं मैंग्रोव में देखने को मिलता है। तो मैंग्रोव, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे घास स्थल, फिर झील में, और सबसे कम हमें महासागर में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि खाद्य मिट्टी यानी ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशत सर्वाधिक होती है। ह्यूमस में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी होती है? तो ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो देखिए जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि नीला हरा शैवाल जो है, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करके अमोनिया में परिवर्तित कर सकता है, जिससे पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग नोस्टॉक के जानते हैं, इनाबिना को जानते हैं, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर के पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि पादपालय, ठीक है, पादपालय एक सुविधा है। पादपालय एक सुविधा होती है जहां पे हम नियंत्रित परिस्थितियों नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक तरह से पादपालय होता है। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे कि घास को बकरा खाएगा, और बकरा को हम देखते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता यानी प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है आदमी। तो ये सही तरीके से बनता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि मानव को रखा जाता है प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मानव जो है वो सर्वाहारी होता है, इसलिए इसको दोनों उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल डी हमारा करेक्ट होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो वो है सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी को सबसे ज्यादा उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएंगे? तो सबसे निचला आधार किसका होता है? हरित पादप का, तो वही सबसे नीचे होंगे। यहाँ पे डी हो जाता है, राइट। अगला है कि जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है जो कि उत्पादक। ठीक है, उत्पादक का कार्य बिचौलिया के रूप में ऑप्शन सी।
देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कर देना, ठीक है। और सभी वीडियोस का मास्टर वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, यानी इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन आप कंटिन्यूसली जो कि एक तरह से रिवीजन कर पाएंगे, राइट। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर तो होगा कवक। ऐसा माना जाता है कि कवक की ज्ञात प्रजातियां जो है लाखों में है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनकी जो वास्तविक संख्या है इससे कई गुना अधिक है। यह जीव विविधता में कीटो यानी इंसेक्ट्स के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर ऑप्शन में इंसेक्ट्स रहता तो वो प्रथम नंबर पे रहता, सबसे ज्यादा उनकी प्रजाति है, लेकिन ऑप्शन में तो वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो कि कवक को रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि 10% नियम किससे संबंधित है? ये ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इसके बारे में बताया था कि 10% नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना, ये 10% नियम कहलाता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न की पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? यानी एक पोषक स्तर से दूसरे में जब जाता है तो वो ऊर्जा की मात्रा 10% उसको मिलता है, तो वो कम होता है यानी घटता है। तो यहाँ पे घटती है कह सकते हैं, ऑप्शन बी घटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पहले भी बताया गया आप लोगों को कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है, हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि करना, ये हो जाता है यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यूकेलिप्टस, और आपको बताया गया है कि ये क्यों होता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये कारण एक हो सकता है। जंगलों में आग लगा देना, ये भी कारण हो सकता है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, इससे वन्य प्राणियों को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्या है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो कि क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसे क्या कहते हैं? यानी समुदायों का पूर्ण क्रम जो कि क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं सियर, ठीक है, इसे सियर कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन बी सियर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो ये सबसे ज्यादा जो कि हमें देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट में, ठीक है। अगला प्रश्न कि शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक किसकी है? शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक जो है वो दिल्ली की है, ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न कि सुस्थिर विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, ठीक है, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए विकास करना, वो हम कहते हैं सुस्थिर विकास। तो यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडल में गैसों की विभिन्न मात्राओं का सही मिलान नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही तरीके से मिलान नहीं है? नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में 78% बिल्कुल सही, ऑक्सीजन 21% बिल्कुल सही, आर्गन की मात्रा 0.93% ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे देखिए गलत दिया गया क्योंकि 0.03% होता है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका हो जाएगा 0.03%। तो डी को टिक करेंगे, ये गलत दिया गया, करेक्ट है। अगला प्रश्न कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता आपका जिनेवा में अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, जिनेवा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, इसमें पी का मतलब ई का मतलब भी ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। ऑप्शन बी, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात ये 200 क्वेश्चंस जो कि हमने 25 सेट कराए, 25 क्वेश्चन का 8 सेट कराए, तो टोटल 200 क्वेश्चंस हमारा जो होता है, इसका एक मास्टर वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा, जो कि आप रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में ही रहेगा, तो आप पार्ट बाय पार्ट देख लो या फिर पूरा एक साथ सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना। कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।